वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल। आज जो है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस ऑलरेडी रन कर रहा है, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल जो कि आइडियल रेफ्रिजरेशन के लिए पढ़े वो पढ़ चुके हैं, और फिर आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी पढ़ चुके हैं डियर, जो कि बेल कॉलेमन साइकिल था। ठीक है, अब जो हमारा होने वाला है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम डियर? इसलिए बोल रहे हैं कि जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर है डियर, जहाँ भी आप रेफ्रिजरेटर देख पा रहे हैं डियर, और फिर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है मॉल में, आपके घर में लगा हुआ, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो इसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे बेस्ड है डियर। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छे से आपको समझना भी है। ये हर एक चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे पॉइंट को आपको समझना है। इसका नाम है, देखिए अब आपको आपके सामने लिखने जा रहे हैं, VCRS। इसका नाम क्या है डियर? VCRS। VCRS का मतलब क्या होता है? VCRS स्टैंड्स फॉर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। VCRS स्टैंड्स फॉर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं ये क्या होता है? वेपर, है ना, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम दिया। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एज नेम सजेस्ट, आपको लग रहा है वेपर कंप्रेशन मतलब वेपर क्या होने वाला है, इसमें कंप्रेस होगा, जिसका बेसिक जो है हम फर्स्ट लेक्चर में ही आपको क्लियर कर दिए थे। बेसिक बार बार आपको हम रिपीट करते आए हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में हर एक बार, ताकि एक्चुअल जो बातें था वो आपको समझ में आ जाए। अब उसी पे हम आगे हैं। वेपर कंप्रेस होगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो उसी को बोलेंगे वेपर कंप्रेशन। अब किसका वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, यहाँ पे सवाल ही आता है डियर। तो जो वेपर जो होगा वो रेफ्रिजरेंट का वेपर होगा डियर। किसका वेपर होगा? तो रेफ्रिजरेंट का वेपर होगा। इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, लिख लीजिए, देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स। First one is your evaporator. Evaporator is nothing but it is a mechanical heat exchanger device. It is a mechanical heat exchanger device in which the latent heat of vaporization takes place. है ना। अब अगला जो इसके बाद आएगा वो साइकिल में क्या आएगा डियर? कंप्रेसर। और कंप्रेसर क्या है? कंप्रेसर इज आल्सो ए मैकेनिकल डिवाइस इन विच द वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड, है ना। वेपर रेफ्रिजरेंट को उसमें क्या किया जाएगा? तो कंप्रेस किया जाएगा टू इंक्रीज इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। फर्दर फॉर रीयूटिलाइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट ये कंडेंसर इज यूज्ड आफ्टर द कंप्रेसर। कंडेंसर इज नथिंग बट इट इज आल्सो ए मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर डिवाइस इन विच द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस डियर स्टूडेंट। In which the latent heat of condensation takes place and heat is rejected to the atmosphere, है ना। After that the vapor refrigerant gets converted into the liquid refrigerant at constant pressure। पर ये ध्यान रहे, at constant pressure। आपके मन में आएगा कि सर इसका मतलब कंडेंसर में प्रेशर रिड्यूस नहीं होता है क्या? नहीं होता है डियर, नहीं होता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको इवापोरेटर के प्रेशर में रिसाइकिल करना है रेफ्रिजरेंट को, तो इवापोरेटर में फिर से लाना है जो कि लिक्विड फॉर्म में था, है ना। तो इवापोरेटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले तो उसका प्रेशर जो इवापोरेटर का प्रेशर था, इनलेट प्रेशर, उतना प्रेशर पे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फॉर रिड्यूसिंग द प्रेशर at inlet pressure of evaporator, and another mechanical device is used called expansion device। उसी को क्या बोला गया डियर? एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस जो है वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया से पास करवा दिया जाता है आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, वहां से आपका क्या होता है? प्रेशर रिड्यूस कर जाता है, मतलब एक्सपेंशन डिवाइस नाम से ही पता चल रहा है। तो चलिए लेट्स सी कि कैसा दिखता होगा, जो आपका इंतजार है उसको खत्म करते हैं, कैसा आखिर ये दिखता होगा, बनाते हैं बढ़िया से। देखिए ये बनाने के लिए सबसे पहले आपका क्या होगा डियर? तो सबसे पहले तो
एक होगा मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर जिसका नाम होगा इवापोरेटर। दिस वन इज योर इवापोरेटर। ये दिखाने के लिए डियर, ये क्या है आपका इवापोरेटर है। और इवापोरेटर है ये जो स्पेस है डियर, ये जो स्पेस है ये सपोज कीजिए आपका रेफ्रिजरेटर का चैम्बर हो सकता है डियर, या फिर एसी के केस में रेफ्रिजरेटर चैम्बर। आप ऐसे ही समझिए टेक्निकली रेफ्रिजरेटर चैम्बर। तो रेफ्रिजरेटर चैम्बर को क्या करना है, इसका टेम्परेचर को कम करना है, मेंटेन रखना है बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यही तो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग क्लास से। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी चीज आप रखेंगे उससे हीट को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हीट एक्सट्रैक्ट मतलब कि क्यू एडिशन, ए फॉर एडिशन, हीट ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, एक ब्यूटीफुल हीट एक्सचेंजर जिसका नाम है इवापोरेटर। जिसका नाम है क्या, इवापोरेटर। ठीक है, इवापोरेटर एक मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर है जो कि रेफ्रिजरेटर चैम्बर से हीट एक्सट्रैक्ट किया और अपने तरफ सक किया। ठीक है, अपने में सक किया। और इसी के अंदर में रेफ्रिजरेंट होता है डियर, देखिए रेड से लिख रहा है रेफ्रिजरेंट, याद रखिएगा रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट इट इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। इट इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। नंबर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स के बारे में जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डियर, बिल्कुल भी। फिर भी आपके हम ये के लिए फ्रीयन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट होता है इन केस ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर R12, इसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे डियर। अमोनिया जैसे कि कोल्ड स्टोरेज प्लांट में यूज किया जाता है डियर, जो कि क्या होता है आपका पॉइजन होता है, अमोनिया है ना, पॉइजन होता है। और इसका अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है -33.34 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए बहुत ही कम होता है डियर। ठीक है, तो चीज़ें के बारे में पूरा प्रॉपर्टीज हमको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है डियर, टाइम वेस्ट नहीं करते। रेफ्रिजरेंट अभी आप इतना समझे, रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट इट इज ए वर्किंग फ्लूइड ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। इट इज ए वर्किंग फ्लूइड, ये वर्किंग फ्लूइड है। विदाउट दिस वर्किंग फ्लूइड द रेफ्रिजरेशन साइकिल कैन नॉट रन, है ना। अब चलिए, इवापोरेटर का काम हो गया, हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हीट एक्सट्रैक्ट करके क्या करेगा, ये बाहर फेंक सकता है, लेकिन हमको रिसाइकल करना है फिर से, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बार बार नहीं यूज होगा डियर, क्योंकि जब तक रेफ्रिजरेंट होगा तब तक ही हीट एक्सट्रैक्ट होगा। तो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। तो एक बार ये रेफ्रिजरेंट हीट एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि हीट अपने में सक किया, हीट एब्जॉर्ब किया। तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट द रेफ्रिजरेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर रेफ्रिजरेंट। ये जो रेफ्रिजरेंट है आप कहेंगे कि सर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर रेफ्रिजरेंट। देखिए डियर, कुछ एजम्पशंस है कि वेपर रेफ्रिजरेंट जो होता है ये कैसा होता है, तो सेचुरेटेड फॉर्म में होता है। ये एजम्पशंस है डियर, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ के बाद जो है डियर ये होता है कॉम्प्रेशर। इसके बाद क्या होता है डियर, कॉम्प्रेसर। देखिए यहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर बना दिए हैं, कुछ जरूरी नहीं डियर कि रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर होगा। ठीक है, आपका रोटरी कॉम्प्रेसर भी हो सकता है डियर। चलिए, इसीलिए बेहतर होगा ब्लॉक डायग्राम से आपको बना देते हैं, क्योंकि जैसा भी होगा एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। दिस वन इज योर कॉम्प्रेसर, ये क्या है डियर, कॉम्प्रेसर। एंड द वर्क इनपुट इज सप्लाइड टू द कॉम्प्रेसर। याद रखिएगा हमेशा कि जो भी आप बाहर से काम करते हैं डियर, जो भी आप बाहर से यानी वर्क इनपुट, आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लग लगाते हैं वो कौन इसको बिल्कुल भी खा जाता है, पी जाता है, तो कौन आपका कॉम्प्रेसर, ये नहीं डियर कॉम्प्रेसर। तो कॉम्प्रेसर आपका यहाँ पे हो गया है ना, कॉम्प्रेसर। अब कंप्रेसर के बाद क्या होगा कि कंप्रेसर के बाद आप समझ ही सकते हैं कि जो वेपर रेफ्रिजरेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा डियर कि कंप्रेसर सिर्फ अलाउ करता है आपका गैसियस फॉर्म को अलाउ करता है, ओनली अलाउज दी गैसियस फॉर्म। कंप्रेसर ओनली अलाउज दी गैसियस फॉर्म, सब चीज कॉपी में रखिएगा। अब इसके बाद जो है वो अगला है आपका कंडेंसर। ये क्या है डियर, तो ये है आपका कंडेंसर। ठीक है, इसका नाम होगा कंडेंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अब कंडेंसर में क्या होगा, तो वेपर रेफ्रिजरेट, याद रखिए। थोड़ा सा और भी इसको लिख देते हैं, ये एजम्पशन से डियर, चूंकि ये आइडियल है। सेचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेट, सेचुरेटेड फॉर्म में सेचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेट। अब यहाँ पे जो बाहर निकलता है डियर, ये सब एजम्पशंस है। ठीक है, सुपर हीटेड मान लिया गया, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेट। रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में है, सुपर हीटेड फॉर्म में, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर, यदि मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम 1 दे देते हैं और यहाँ पे 2 दे देते, 1 से 2 में जो कनेक्टेड है वो क्या है, कनेक्टेड कंप्रेसर है।
और 2 से फिर फर्दर यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिए, तो 2 से 3 में क्या है आपका, क्या कनेक्टेड है डियर, कंडेंसर कनेक्टेड है डियर। अब इसके बाद जो आया फर्दर वो किस में आ गया, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व में जैसे 3 तो यहाँ पे बाहर निकलेगा, ये क्या हो जाएगा नंबरिंग डी 4, यानी कि आपसे बोला जाएगा 3 आप नंबरिंग कहीं भी कर सकते हैं। 3 से 4 में क्या है, तो एक्सपेंशन वाल्व है डियर। 4 से 1 में क्या है आपका, इवापोरेटर है। 1 से 2 में आपका कंप्रेसर और 2 से 3 में कंडेंसर। और कंडेंसर में क्या होता है डियर, तो कंडेंसर से जो है आपका वो क्या होता है, हीट रिजेक्ट होता है। हीट रिजेक्ट कहाँ पे हीट रिजेक्ट होगा डियर, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट होगा डियर, एटमॉस्फेयर में। इसको ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं, आप तो हेडिंग बना ही लिए हैं। ये क्या हो जाएगा डियर, ये हीट रिजेक्ट टू एटीएम, मतलब एटमॉस्फेयर में वो हीट को क्या कर देता है, रिजेक्ट करता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर चैम्बर से हीट को लिया और एटमॉस्फेयर में उसको हीट को रिजेक्ट कर दिया। आपसे पूछे कि टेम्परेचर कहाँ पे कम होगा, ऑब्वियस है कि यहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा डियर, और यहाँ पे क्या होगा आपका, हायर टेम्परेचर होगा। जो ब्लॉक डायग्राम हम स्टार्टिंग लेक्चर में आपको बना करके दिखाए थे, है ना, उसके लिए COP वगैरह के निकाले थे, यहाँ भी करेंगे। ये अब एक्चुअली में जो है डियर, ये VCRS है, VCRS है। देयर आर फॉलोइंग फोर पार्ट्स ऑफ दी VCRS, ये सब चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ से हम बातें करें तो इवापोरेटर है ना। फर्स्ट क्या है आपका, क्या है आपका इसी में, तो फर्स्ट जो है फॉलोइंग पार्ट्स में क्या है, इवापोरेटर है, ठीक है, इवापोरेटर याद रखिएगा, इवापोरेटर। अब इसके बाद जो है डियर आप इवापोरेटर में लिख लीजिएगा, इट इज ए मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड, इट इज which is used to extract the heat from the space which is to be cooled, जिस स्पेस को कूल करना, इवापोरेटर हो गया ये आपका। कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, तो ये। अब आपका जो सेकेंड है डियर वो है आपका कंप्रेसर। सेकेंड क्या है, कंप्रेसर। बेसिकली ये सब का टाइप वगैरह भी पढ़ना है, लेकिन बाद के लेक्चर में देखेंगे ये सब कि इवापोरेटर कितने टाइप का होता है। कंप्रेसर क्या है, इट इज आल्सो ए मैकेनिकल डिवाइस, है ना, in which the vapor refrigerant is compressed and it is converted into the superheated refrigerant, ठीक है, सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर मतलब कंप्रेस करेगा, आप चीज़ों को समझ ही रहे हैं कि कंप्रेस करने से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है डियर। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि सर 2 पॉइंट का जो प्रेशर होगा ये भी बढ़ा हुआ होगा और टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अगला जो है डियर, अगला क्या है आपका डियर, तो आप सी में देख पा रहे हैं कंडेंसर। ध्यान रहे डियर, आप बिल्कुल भी ऐसे ही कनेक्ट कीजिएगा सारे को। कंडेंसर लिखिएगा फिर से, इट इज आल्सो ये, यानी कि कंडेंसर इज आल्सो ये मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर डिवाइस, है ना, मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर डिवाइस। बाय यूजिंग द कंडेंसर हीट इज रिमूव्ड टू द एटमॉस्फेयर या हीट इज रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर, है ना। इसको यूज करके ये मैकेनिकल। अब कंडेंसर जो होता है वो वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है डियर, और आपका एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। इन केस ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर, द वाटर कूल्ड कंडेंसर इज मोर एफिशिएंट देन एयर कूल्ड कंडेंसर। देखिए कैसे ऐसा एक्चुअली होता है, इस तरीके से कुछ होता है डियर कि देखिए इधर से आप क्या पास करवाते हैं, इधर से इसमें पास मान लीजिए करवा दिए कोल्ड वाटर, ठीक है, वाटर कूल्ड कंडेंसर सपोज, तो इधर से क्या बाहर निकल जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा हॉट वाटर निकल जाएगा डियर। इसी को कहते हैं वाटर कूल्ड हॉट वाटर। उसी हॉट वाटर मतलब क्या हुआ, कोल्ड वाटर आप डालें हॉट वाटर में कन्वर्ट, तो हॉट वाटर हीट को लेकर के बाहर निकल रहा है, उसी को QR बोले डियर, QR। अरे अपने आप थोड़ी उससे निकलने लगेगा। ऑब्वियस है कि एक ट्यूब में जो है, इस ट्यूब में आपका वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे डियर, तो उस ट्यूब के बाहर में चूंकि हीट एक्सचेंजर है ना, अब थर्मल इंजीनियरिंग में भी ये बात पढ़े हैं, तो उसके ट्यूब के बाहर में क्या फ्लो करता है, तो ट्यूब के बाहर में वही कोल्ड वाटर को फ्लो करवा देंगे। एक ट्यूब में आपका होगा, क्या होगा, एक ट्यूब में आपका वेपर रेफ्रिजरेंट होगा डियर विद हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और ट्यूब के बाहर सर्कुलेट करवा देंगे कोल्ड वाटर को, तो कोल्ड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हॉट वाटर। सो द हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सुपरहीटेड वेपर, यानी उससे हीट को क्या कर हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा, हीट अपना दे दिया, वाटर को दे दिया डियर। इस तरह से अब यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि, लेकिन ये याद रहे कि हीट एक्सचेंजर में प्रेशर चेंज नहीं होता है, यानी कि प्रेशर यदि बात किया जाए तो उतना ही होगा। कहने का मतलब प्रेशर 2 पॉइंट के पास उतना ही होगा जितना कि प्रेशर 3 पॉइंट के पास होगा। याद रहेगा प्रेशर 2 बराबर क्या होता है डियर, प्रेशर 3।
आल्सो जो है वो प्रेशर 4 बराबर प्रेशर 1 भी होता है, क्योंकि ये भी एक हीट एक्सचेंजर है ना। तो प्रेशर एक एरो दिखाई जैसे एक एरो, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा डियर, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ बढ़ा हुआ था ना, क्योंकि हीट वाटर लेकर के बाहर निकल गया डियर, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर यदि एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगाते और डायरेक्ट 3 पॉइंट को कनेक्ट कर देते, इसको हटा देते, तो क्या प्रॉब्लम आता। देखिए डियर, खर्च तो बच जाता, लेकिन खर्च बचने से काम नहीं चलेगा, ये पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं, सो समझिए। 3 पॉइंट के पास जो है प्रेशर बढ़ा हुआ है, एंड दिस इज दी कॉम्प्रेसर प्रेशर, है ना। ये जो प्रेशर बढ़ा हुआ बता रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो प्रेशर में चेंज हुआ नहीं, तो इसका मतलब P2 P3 जो है वो प्रेशर किसका है, कंप्रेसर का। कंप्रेसर के एग्जिट का प्रेशर था, वही प्रेशर यहाँ भी है डियर रेफ्रिजरेंट के पास। तो उसी प्रेशर के साथ आप यदि ऑपरेटर की ट्यूब में, आप ट्यूब के इनसाइड में इस वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट को डाल दीजिएगा, तो ट्यूब का एक विथस्टैंडिंग कैपेसिटी होता है, ट्यूब क्या कर जाएगा, तो ट्यूब आपका फटने का चांस है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, यहाँ वेपर फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे वेपर फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो ये एजम्पशन है सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म होता है, सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। याद रखिएगा, REF मतलब रेफ्रिजरेंट। सैचुरेटेड 3 पॉइंट पे जो होगा सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा। अब क्या होगा, लिक्विड तो बन गया है, जो कि हीट एक्सचेंज किया तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी हुआ है डियर, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब क्या होगा डियर, तो प्रेशर कम करना है, जो कि इसके ट्यूब में डायरेक्ट डाल देंगे तो ट्यूब फट सकता है। इसके प्रेशर रिड्यूस करने के लिए एक अलग सा मैकेनिकल, ब्यूटीफुल सा मैकेनिकल डिवाइस यूज किया गया है, विच इज कॉल्ड द एक्सपेंशन वाल्व। एज नेम सजेस्ट एक्सपेंशन, मतलब कि इन दिस प्रेशर रिड्यूसेस, ठीक है। तो प्रेशर रिड्यूस होगा, तो प्रेशर रिड्यूस हो गया दिया, देखिए प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। टेम्परेचर तो रिड्यूस हुआ ही था, इसमें टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा। और फिर उसी प्रेशर और टेम्परेचर ये जो है किसका है, इवापोरेटर का है, यानी कि इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट था स्टार्टिंग में, उसी का प्रेशर टेम्परेचर है, फिर इसी के अंदर सर्कुलेट कर गया, फिर से ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली जो है ये साइकिल में क्या हो गया है, चलता रहा है, कंटिन्यूअसली ये साइकिल में चलेगा। और इस तरह से रेफ्रिजरेटर का जो चैम्बर होगा वो जितना टेम्परेचर आप उसको मेंटेन रखना चाहेंगे, उतना टेम्परेचर में क्या हो जाएगा डियर, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिससे कि आप इसको रेगुलेट कर सके, किसे ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो सके, ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर सके। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए कंडेंसर भी आप समझ ही गए। अब डी में क्या था डियर, आप लिख लीजिएगा, डी में क्या, एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व इट इज आल्सो ये मैकेनिकल डिवाइस in which the pressure of liquid refrigerant is decreased to the evaporator pressure, ठीक है। इस प्रेशर पे इसको क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। इसमें आप देखिए तो ये कंस्ट्रिक्टेड टाइप का एरिया का होता है, स्टार्टिंग में कंस्ट्रिक्टेड टाइप का एरिया, फिर उसके बाद एरिया इंक्रीज करता है, सबसे पहले एरिया डिक्रीज और फिर इंक्रीज कर जाता है, ऐसा इसका बनावट होता है। इन केस ऑफ आप यदि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का बात करें डियर, तो एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब होता है। क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब यूज किया जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। और कंप्रेसर जो होता है डियर, वो रोटरी टाइप का कंप्रेसर होता है, क्योंकि कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग टाइप भी होता है, रोटरी टाइप भी होता है डियर, फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। तो कंप्रेसर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो होता है वो क्या होता है आपका, रोटरी टाइप कंप्रेसर। और इन केस ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं फ्रीयन ग्रुप का। आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा वहाँ, अभी आप चीज़ों को याद रखें, लेकिन फिर भी फ्रीयन ग्रुप का, जिसको बोलते हैं R-12 है ना, R12 R11 के बारे में, R20 22 के बारे में, हर एक चीज़। जैसे R134 जो होता है डियर, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है। व्हाट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कॉल्ड इको फ्रेंडली, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को आगे चल करके हम लोग ये सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे जब रेफ्रिजरेंट। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि 4 ये मेन कंपोनेंट्स ये भी देख लिए डियर। अब चारों जो मेन कंपोनेंट्स होता है ना, चारों मेन कंपोनेंट्स में प्रोसेस क्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। प्रोसेस, तो प्रोसेस जो होता है डियर, प्रोसेस वो देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ये बात को समझिए आप कि चारों में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जो आपका कनेक्टेड है डियर 1 से 2 का हम बात करें तो आप कहेंगे सर 1 से 2 में जो हमारा है एक बहुत ही मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसका नाम है कंप्रेसर।
और कंप्रेसर में याद रखिएगा बाबू लोग कि कंप्रेसर जो है मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर तो है, और इसमें जो होता है वो कैसे प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, 5 प्रोसेस होता था, है ना। तो क्या क्या प्रोसेस, इसमें जो प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक, क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। याद रखिएगा ये सब, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है डियर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक। एडी मतलब एडियाबेटिक शॉर्टकट, REV डॉट रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये कंफ्यूजन में नहीं है बच्चे को जो मेरा क्लास रेगुलर कर रहा है, ठीक है। अब वीडियो को जो शेयर करना एकदम नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को सलाह करें पढ़ने के लिए, ताकि हम और भी बच्चों को पढ़ा सकें। ये बात ध्यान रहे डियर, क्योंकि आप ही जो है स्टूडेंट वो बिल्कुल भी क्या है, तो आप ही और भी स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी मोटिवेट कर सकते हैं, यदि आपको मेरा लेक्चर सही लगे तब डियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्या है डियर, 1 से 2 के बाद 2 से 3 है डियर। 2 से 3 अब कहेंगे सर 2 से 3 में जो है सर वो कंडेंसर है। 2 से 3 में क्या है सर, कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या होता है, याद रखिएगा, कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है, अभी बताए थे मैकेनिकल हीट एक्सचेंजर है। तो कंडेंसर में जो होता है प्रेशर कांस्टेंट पे हीट का रिजेक्शन होता है, याद रखिएगा, यानी हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डियर। अब उसके बाद जो है डियर वो 3 से 4 में है, जो कि एक्सपेंशन EXP एक्सपेंशन वाल्व है डियर, है ना। एक्सपेंशन वाल्व, इसको इरेज नहीं कर रहे हैं ताकि आप देखते रहें। एक्सपेंशन वाल्व है डियर, जो कि एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, तो ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डियर। इसमें जो होता है ना वो होता है आपका इरिवर्सिबिलिटी होता है और इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इसीलिए बोला गया है आइसेंथैल्पिक। देखिए आइसेंट्रोपिक का मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंथैल्पिक इंथैल्पी कांस्टेंट, इंथैल्पी कांस्टेंट आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपैंड हो रहा है ना, तो आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। अब लास्ट जो बच गया डियर इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिखे, लास्ट बचा है 4 से 1। 4 से 1 में क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है इवापोरेटर है, और इवापोरेटर में क्या हो रहा है डियर, तो इवापोरेटर में जो हो रहा है फिर से वैसा ही डियर, प्रेशर कांस्टेंट पे हीट का क्या हो रहा है, एडिशन। HA स्टैंड्स फॉर हीट एडिशन। अब अच्छे से कॉपी में एकदम बना है, ठीक है। HA का मतलब हीट एडिशन। चारों में प्रोसेस देख लिए, क्योंकि आप बिना प्रोसेस के आप pH डायग्राम TS डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसका pH और TS तो ड्रॉ करना है आपको डियर, क्योंकि आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ड्रॉ करना है यहाँ पे डियर। अब आपसे एक सवाल है डियर कि क्या बताइए कि रेफ्रिजरेंट का फॉर्म चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ। आप बोलेंगे सर इतना छोटा सा सवाल मत पूछिए, मजाक मत कीजिए मेरे सर, रेफ्रिजरेंट का जरूर से जरूर फॉर्म चेंज हुआ डियर। तो आप एक बात और भी बता दीजिए कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आप पढ़े हैं क्या, कि जब डायग्राम बनाएं तो आपका डोम शेप एक बनता है डियर, डोम शेप। यदि फेज चेंज हो तो डोम शेप बनेगा, और यदि सब्सटेंस का फेज चेंज नहीं हो तो डोम शेप नहीं बनता है। जैसे कि हम एयर रेफ्रिजरेशन के केस में बेल कॉलेमन में PV-TS डायग्राम जो बनाए वो डोम के अंदर में नहीं बनाए, क्योंकि एयर वहाँ पे वर्किंग फ्लूइड था और एयर का कोई भी फेज चेंज नहीं हो रहा था, एयर ऑलवेज गैसियस फॉर्म में था डियर। पर यहाँ लिक्विड फॉर्म में होगा, वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब फेज चेंज हुआ है। चलिए इसको रिलेज करते हैं डियर और आपको बताते हैं PV और TS डायग्राम इसका, उसके बाद हम COP इसका फाइंड करेंगे डियर। pH एंड TS डायग्राम। अब एक बात और भी इनको बताइए सभी बच्चे कि जो वर्क इनपुट है वो किसको देते हैं, तो कंप्रेसर को। 4 में जो वर्क इनपुट है वो किसको दिया जाता है, ओनली कंप्रेसर को वर्क इनपुट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग बना दीजिए TS एंड pH डायग्राम, है ना, TS एंड pH डायग्राम ऑफ VCRS। देखिए VCRS का बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही काम का डियर, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा डियर, ये आपको तो जानना ही चाहिए। तो चलिए देखिए एजम्पशंस तो आपको बता दिए थे ना, एजम्पशंस क्या क्या जो भी लिख रहे थे ना रेट से कि सेचुरेटेड वेपर, सेचुरेटेड, ये एजम्पशंस था डियर। हर एक चीज लिखने का नहीं, यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे नहीं। तो TS डायग्राम जब बनाएंगे सबसे पहले TS डायग्राम बनाते हैं, देखिए बढ़िया से, ये
टी होगा, वाई एक्सिस में टी एच डायग्राम। अब टी एच डायग्राम में क्या होगा डियर, तो टी एच डायग्राम में फेज चेंज हो रहा है तो डोम शेप बनेगा, ये बात याद रखिएगा। when phase change occurs then dome shape is used, ठीक है। तो डोम शेप कैसा, अभी तक बहुत बच्चे होंगे कि डोम सुने भी नहीं होंगे, देखिए इसी को बोलते हैं डोम शेप। पीएच में ये डोम अलग तरीके से बनता है। अब इतना बात थोड़ा सा बता दिए हैं तो हल्का आपको हम रिवाइज करा देते हैं डियर। टीएस में ये जो होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है डियर, और इधर वाला को बोलते हैं सैचुरेटेड। देखिए एक बार रिवाइज कराते हैं डियर, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन क्रिटिकल पॉइंट से पूरा राइट तक का होता है, सिर्फ रिवाइज करा ना, पूरा लिखेंगे नहीं। क्रिटिकल पॉइंट से पूरा राइट में जो कर्व नजर आ रहा है सैचुरेटेड वेपर लाइन कहलाएगा डियर, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट से पूरा लेफ्ट वाला जो कहलाता है डियर, वो पूरा जो ये लाइन ब्लू से दिख रहा है ये क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। अब ये और याद रखिएगा, इसके अंदर में जो होता है डोम के अंदर में होता है लिक्विड प्लस वेपर, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन है। कैसा रीजन है, लिक्विड प्लस वेपर रीजन, याद रखिएगा। यानी इसके अंदर में लिक्विड और वेपर दोनों होगा, ठीक है। और इधर वाला जो रीजन है दिया, ये लाइन के बारे में लिखा हुआ है ना, देखिए लाइन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन लाइन के अलावा इधर वाला जो रीजन होगा ये सबको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन डियर, ठीक है। और ये जो सैचुरेटेड लिक्विड का लाइन है डियर, लाइन के इधर वाला जो रीजन नजर आ रहा है डियर, ये सबको बोलते हैं सब कूल्ड। आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, सब कूल्ड रीजन डियर, सब कूल्ड रीजन। अब देखिए इसी में ये प्रोसेस तो खैर आप लिख लिए हैं, इसी में क्या होता है कि कैसे कन्वर्ट होता है। सपोज कीजिए ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं एक्चुअली में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि आपसे वादा किया है कि हम बताते हुए चलेंगे ताकि प्रीवियस वाला भी आपको रिवाइज हो जाए, और साथ ही साथ आप भूले हो तब भी दिक्कत ना हो किसी बच्चे को, या पहले ना पढ़ चुके हो तो। देखिए क्या होता है, तो आपको मान लीजिए वाटर आप हीट कर रहे हैं, तो देखिए ये जो नज़र आ रहा है ना ये सब, मान लीजिए वाटर आपका है सपोज कीजिए 5 डिग्री सेल्सियस में, है ना। ये हो गया आपका कितना 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये सपोज कीजिए हो गया 250 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। अब जब तक ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना डियर, इसको बोलते हैं प्रेशर कांस्टेंट का। ये देखिए यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट, बिल्कुल याद रहे शुरू से लेकर के ये पूरा कंप्लीट जो है ये प्रेशर कांस्टेंट का है, ये प्रेशर कांस्टेंट का है। लेकिन यही आपका पीएच डायग्राम जब होता है डियर, थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं बाबू, पीएच डायग्राम, तो पीएच डायग्राम में ये जो लाइन पूरा नजर आता है डियर, ये होता है प्रेशर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए दोनों में अंतर है, ये पूरे लाइन जो दिख रहा है ये प्रेशर कांस्टेंट को, लेकिन पीएच डायग्राम में ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या होगा पैरेलल टू दी एंथैल्पी एक्सिस। H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी डियर, S स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी डियर, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट यानी कांस्टेंट प्रेशर से हीट हुआ, 5 से 100 पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस अभी क्या है सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब होता है यार, सैचुरेटेड वेपर का मतलब होता है 100% वेपर। इसका मतलब क्या होता है 100% वेपर। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन। आप सुने हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर, यानी मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये वेपर हो गया ना, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा जो कि यहाँ पे 100% होगा, यानी कि कितना होगा 1 होगा, या फिर आप डायरेक्ट 100% भी लिख सकते हैं डियर। 100% का मतलब हुआ कि कंप्लीट वेपर है, ये लाइन पे कंप्लीट क्या है वेपर। लेकिन सैचुरेटेड लिक्विड के केस में ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन डियर कितना होगा, तो 0% होगा। 0% का मतलब हुआ कि यहाँ पे वेपर बिल्कुल भी नहीं है, वेपर नहीं है। अब यहाँ के बाद देखिए, यानी यहाँ तक वेपर नहीं है, इसके बाद कन्वर्ट होने लगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस क्या है अभी सैचुरेटेड लिक्विड, अब कन्वर्ट होने लगा। यदि कहीं बीच का बात करें तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 50% का मतलब हुआ 50% लिक्विड 15% वेपर। सभी पढ़े हुए बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, है ना। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू 100% हो जाएगा, मतलब कि लिक्विड पार्टिकल्स 0%, 100% सिर्फ क्या दिया इस लाइन पे जो कि वेपर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सुपर हीट हो जाएगा।
यानी 5 से 100 डिग्री। अब 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जो दोनों दिख रहा है डियर, ये जो होता है इसके बीच में, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। और लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है डियर? तो लेटेंट हीट, ये सब हम बिल्कुल भी इससे नहीं कर रहे, प्रीवियस बता रहे हैं डियर, ये बात घबराइएगा नहीं। लेटेंट हीट का मतलब होता है, दो हीट होता है डियर, एक होता है लेटेंट हीट और एक होता है सेंसिबल हीट। यहाँ पे जो हीट वर्क कर रहा है बिल्कुल भी, ये हीट जो है, जैसे पॉइंट का हम नाम दे दे दिया, यदि नाम दे दे ए और यहाँ पे क्या दे दे बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या हो रहा है, ए से बी जो हो रहा है ये सेंसिबल हीट हो रहा है यहाँ पे। अब रिवाइज कीजिए, सेंसिबल हीट, सेंसिबल मतलब जो हीट को सेंस किया जाता है, ऐसा जनरली समझे सेंसिबल हीट। तो ये ए से बी सेंसिबल हीट यानी 5 से 100 डिग्री सेंसिबल हीट, और बी से क्या है डियर, बी से सी, तो बी से सी में जो है डियर वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में क्या होगा, विदाउट चेंजिंग इनटू टेम्परेचर फेज चेंज होगा, यानी लेटेंट हीट के केस में फेज चेंज होता है, फेज चेंज। सेंसिबल हीट में क्या होगा, नो फेज चेंज, ये बात आप रखिएगा, नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होगा सेंसिबल हीट में। लेकिन लेटेंट में क्या होगा, फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा विदाउट टेम्परेचर चेंज, ये भी याद रखिएगा, फेज चेंज विदाउट, कंफ्यूजन नहीं, विदाउट टेम्परेचर चेंज। देखिए यहाँ पे वही चीज तो हो रहा है डियर, बी पे भी 100, सी पे भी 100, टेम्परेचर चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे क्या हो गया, वेपर हो गया, है ना, तो फेज चेंज तो हुआ, ठीक है, फेज चेंज हो गया, लिक्विड से वेपर हो गया डियर, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। अब आप कहिएगा अक्सर, अब हम समझ गए, सी से डी को भी आप बोलिएगा सेंसिबल हीट, हम बोले हाँ डियर बिल्कुल भी, सी से भी क्या हुआ, सेंसिबल हीट हुआ, सुपर हीटेड रीजन में है, मतलब सेंसिबल हीट ही है, चूंकि यहाँ से यहाँ फेज चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा, नो फेज चेंज बट टेम्परेचर चेंज, इसको और अच्छे से समझे, नो फेज चेंज बट टेम्परेचर चेंज, समझ जाइएगा डियर, ऐसे नहीं लिखेगा, आप जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, नो फेज चेंज बट टेम्परेचर चेंज, फेज चेंज विदाउट टेम्परेचर चेंज सॉल्व कर, ठीक है, तो उसको सेंसिबल हीट, ये सब चीज़ें को आप प्रीवियसली ही ये सब पढ़े, अभी हमारा यहाँ यूज होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ मिक्सचर, और मास ऑफ मिक्सचर में क्या होगा डियर, तो लिक्विड प्लस वेपर, थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं, x बराबर मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, x is your dryness fraction, with x value is 100% या 1 या 100%, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, यानी तभी 100% होगा, यानी कि पूरा जो लिक्विड है 0, ये हो गया 100 और ये भी 100 यानी 100%। 0% का मतलब क्या हुआ कि वेपर बिल्कुल भी नहीं, यानी ये 0 होगा, 0 अपॉन समथिंग 0 डियर। 50% का मतलब क्या होगा डियर, 50 अपॉन 100, यानी ये 50, ये 50, ये भी 50, यानी 50% ड्राइनेस फ्रैक्शन या 0.5 का मतलब हुआ कि 50% लिक्विड फॉर्म हो गया है मिक्सचर में, 50% अभी क्या रह गया है, गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म, ये सब चीज़ें। चलिए अब आप डोम के बारे में जान गए, इसी को बोलते हैं डोम से। एक चीज और भी बता देते हैं डियर कि वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 374 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए H2O के लिए याद रखिएगा, और 221 बार जो होता है वो क्रिटिकल प्रेशर होता है। क्रिटिकल पॉइंट इज नथिंग बट एक पॉइंट है डियर, डायरेक्टली इस पॉइंट से स्प्लैश कर जाएगा कोई चीज। यदि आप 374 डिग्री सेल्सियस 221 बार वाटर को प्रोवाइड करेंगे तो वाटर आपको फेज चेंज होते हुए, जैसे 5 से 100 ऐसे हुआ, ये दिखेगा नहीं, वाटर डायरेक्टली इससे स्प्लैश कर जाएगा डियर। इतना यदि आप प्रोवाइड करेंगे तो, है ना, वाटर को डायरेक्टली स्प्लैश कर जाएगा क्रिटिकल पॉइंट से होकर के। आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि क्रिटिकल पॉइंट के पास लेटेंट हीट कितना होता है, तो आप बोलेंगे बहुत खुशी खुशी मुस्कुरा करके कि देयर इज नो लेटेंट हीट, देयर इज नो लेटेंट हीट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में देखिए लेटेंट हीट बी से सी का वैल्यू धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो लेटेंट हीट का वैल्यू घटता है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे डोम में लेटेंट हीट का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि बी से सी बढ़ेगा डियर। तो क्रिटिकल पॉइंट के पास देयर इज नो लेटेंट हीट डियर, देयर इज नो लेटेंट हीट। उम्मीद करते हैं कि आपको जो बेसिक यहाँ पे बातें था, अब आते हैं डियर टीएस एंड पीएच डायग्राम फॉर VCRS साइकिल, टीएस एंड पीएच डायग्राम फॉर VCRS साइकिल।
TS एंड pH डायग्राम फॉर VCRS। चलिए, तो VCRS में आप लिख चुके हैं, समझ चुके हैं बिल्कुल भी कि यहाँ फेज चेंज होगा तो डोम बनेगा। चलिए डियर, आप खुशी खुशी डोम बना लिए। हुआ क्या था डियर कि सबसे पहले 1 पॉइंट हुआ था, 1 पॉइंट, जो कि 1 पॉइंट क्या था, ध्यान से देखें तो 1 पॉइंट इट इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ इवेपोरेटर एंड एंट्री पॉइंट ऑफ, है ना, एंड एंट्री पॉइंट ऑफ कंप्रेसर। ध्यान से देखिए डायग्राम को, 1 दो पॉइंट है, दो चीज को, एग्जिट इवेपोरेटर का और एंट्री कंप्रेसर का। तो इसमें लिखे थे एजम्पशंस था कि सेचुरेटेड वेपर, तो सेचुरेटेड वेपर का लाइन तो यही होता है डियर, तो सेचुरेटेड वेपर पे। अब इसके बाद क्या हुआ था, इंट्रोपी कांस्टेंट, तो इंट्रोपी का लाइन यही है ना, इंट्रोपी कांस्टेंट होगा, तो इंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब यही हुआ, कहाँ पहुंच गया, तो 2 पॉइंट के पास पहुंच गया, ठीक है, 2 पॉइंट के पास, यानी 1 से 2 पहुंच गया। अब ये जो है ये कंप्रेसर है डियर 1 से 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो हुआ है वो आपका क्या हो गया कि 2 से फिर 3 में गया, लेकिन 2 से 3 में जो है वो कंडेंसर है, अपने में आप देखते रहिए कॉपी में। तो 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर को हम, कंडेंसर में क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर, और आपको बताया अभी कि कांस्टेंट प्रेशर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये TS डायग्राम में, ये बता चुके हैं, ठीक है। और बाकी आप पहले भी अब बच्चे समझदार हैं, सीखे हुए हैं ये चीज़। अब हम आपको बताए थे डियर कि 2 से फिर 3 जो पॉइंट होता है ना, वो 3 पॉइंट का एजम्पशंस है कि 3 पॉइंट होता है, क्योंकि ये आइडियल VCRS के बारे में बना रहे हैं, जो भी डायग्राम बन रहा है ना, जो भी अभी तक पढ़ रहे हैं वो आइडियल VCRS है डियर, ये बात याद रखिएगा, आइडियल VCRS है। तो 3 सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है डियर। देखिए एजम्पशंस था, एजम्पशंस क्या क्या था, एजम्पशंस, तो 1 पॉइंट पे क्या है डियर, सेचुरेटेड, देखिए एजम्पशंस है डियर, सेचुरेटेड वेपर पॉइंट, सेचुरेटेड वेपर पॉइंट है। और 3 क्या है डियर, तो सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है डियर, ठीक है, 3 वाला। और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है आपका हीट का रिजेक्शन, क्योंकि 2 से 3 में कंडेंसर है। उसके बाद डियर अब फर्दर आप देखें तो आप देखिएगा कि 3 से जो 4 है आपका, वो 3 से 4 में क्या है आपका, इंथैल्पी कांस्टेंट के साथ जो हुआ है डियर, इंथैल्पी कांस्टेंट के साथ, देखिए ये लाइन जो है 100% पैरेलल होना चाहिए एंट्रोपी का। देखिए ऐसे ही साइकिल बन रहा है ना, साइकिल अपने आप क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। आपको बताएंगे रेफ्रिजरेशन में सारा साइकिल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि पावर एब्जॉर्बिंग होता है। अब आप कहिएगा सर ये डॉटेड क्यों दिखा है, ये डॉटेड क्यों दिखा है, अब याद रहे ये इंथैल्पी कांस्टेंट था, इसलिए ये ऐसे ना बना दे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एंट्रोपी S1 बराबर S2 है, यहाँ पे 3 बराबर 4 एंट्रोपी नहीं है डियर, 4 के पास जो होगा ये S4 होगा डियर, और ये जो 3 पॉइंट होगा ये अलग सा पॉइंट होगा, ये S3 होगा, जो कि बराबर नहीं होगा डियर। ये जो डॉटेड, जिसे देखिए रेड से डॉटेड दिखा देते हैं और भी अच्छा रहेगा, ठीक है, रेड से। ये साइकिल है 1 2 3 4, ये बिल्कुल भी एक साइकिल है, TS डायग्राम है VCRS साइकिल का। 3 से 4 में जो है वो आपका क्या है, 3 से 4 में जो है आपका डियर, ये है आपका एक्सपेंशन वॉल्व, ये बात याद रखिएगा, एक्सपेंशन वॉल्व, ये बात पहले बताया। और एक्सपेंशन वॉल्व में जो है डियर वो हो रहा है आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का मतलब होता है डियर इंथैल्पी कांस्टेंट, इंथैल्पी बराबर कांस्टेंट। और इंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है डियर वो आपका आया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, है ना। इंथैल्पी का वैल्यू जो होता है वो हीट के बराबर होता है एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये सब बातें थर्मल में पढ़ी है। जब प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस होगा तो इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी बराबर होगा चेंज इन हीट, उसके बराबर होता है डियर। तो ऐसे इंथैल्पी का मतलब इंथैल्पी बराबर कांस्टेंट, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस में ही ऐसा होगा। थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए करते हैं कि आपका क्या लिखते थे आप लोग डियर, dq बराबर फर्स्ट लॉ से dq बराबर क्या लिखते थे, p dv प्लस du लिखते थे ना डियर, ये बात लिखते थे आप, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, dq बराबर क्या आ जाएगा du। प्रेशर जब कांस्टेंट होगा डियर, प्रेशर कांस्टेंट, तो dq बराबर जो होता है वो dh के बराबर होता है। और dh का जो वैल्यू होगा यहाँ से आप देखें तो कितना होगा dh का वैल्यू, p प्लस, देखिए यहाँ से जो होगा, सॉरी dh का वैल्यू होगा pv प्लस, है ना, pv प्लस u, याद रखिएगा h का वैल्यू सही होगा, h का वैल्यू pv प्लस u होता है। h क्या है डियर, तो h ही होता है इंथैल्पी। ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट, इंथैल्पी से बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है,
और ये जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो होता है डियर, इसके अंदर में जैसे देखिए इस टाइप से रहता है ना इसका बनावट, अभी आप देखे थे डायग्राम में ऐसा कुछ इधर से पास करता है इसमें, बिकॉज फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इनसाइड इट, ऐसे आप रखिए। इसके अंदर में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, या बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन लॉस इनसाइड इट, ऐसा कहें तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन लॉस इनसाइड इट, जब भी आपका एक्सपेंशन वाल्व से होकर के फ्लूइड पास करता है तो फ्रिक्शन लॉसेस होता है, कुछ फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से जो प्रोसेस होता है वो कैसा हो जाता है? इरिवर्सिबल। तो जो ये डॉटेड लाइन है थर्मोडायनेमिक्स में, डॉटेड लाइन इरिवर्सिबिलिटी के लिए होता है डियर। ये सब सारा रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को कभी भी दिखाना होगा डियर तो आप डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ये एग्जैक्ट होगा आपका। ये बिल्कुल भी इंथैल्पी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए 4 पे ज़्यादा होगा, 3 पे कम होगा डियर, ये बात है। ये हो गया टीएच डायग्राम कैसे बना है। तो जो प्रोसेस था 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक था तो वैसे ही वर्टिकल लाइन बनाए, और 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर था। अब जानते हैं कि ये जो होता है यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कंडेंसर का बराबर कांस्टेंट, यहाँ पे भी जो प्रेशर होगा वो कंडेंसर का बराबर कांस्टेंट, और यहीं से क्या हो रहा है डियर? हीट रिजेक्ट हो रहा है। अब रहे कंडेंसर का प्रेशर कांस्टेंट है 2 से 3 तक, ये बात मत भूलिएगा डियर। और अब यहाँ से भी देखिए तो यहाँ पे किसका प्रेशर है? इवापोरेटर का है बराबर कांस्टेंट, जो कि 4 से 1 में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर? तो यहाँ पे हीट का एडिशन कर रहे हैं, और 1 से 2 में क्या कर रहे हैं बाहर से डियर? तो वर्क इनपुट। इतना ज़्यादा आप दिखाएंगे बिल्कुल भी आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है डियर? पीएच डायग्राम। तो अब इसके बाद हम लोग पीएच डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं डियर, इसको इरेज कर देते हैं। पीएच डायग्राम देखिए डियर, ध्यान से समझिए। पीएच डायग्राम, एच इंथैल्पी, पी किसके लिए डियर? प्रेशर के लिए। तो पीएच डायग्राम में जो होता है डियर, ये डोम ऐसा शेप का बनता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो होगा वैसे ही फिर से होगा 1, याद रखिएगा। डोम कैसा भी होगा, डोम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा क्रिटिकल पॉइंट होगा, सिमिलर बिल्कुल भी, और राइट साइड का जो कर्व होगा, लाइन होगा, वो सेचुरेटेड वेपर, इधर का लाइन सेचुरेटेड लिक्विड, इधर का रीजन सुपरहीटेड, इधर का सबकूल्ड रीजन, और इसके अंदर का लिक्विड प्लस वेपर रीजन, सब चीज़ बिल्कुल ही सेम होगा जो हम कर चुके हैं। तो 1 से 2 में जो है डियर वो क्या है? इंट्रोपिक कांस्टेंट के साथ कंप्रेशन। तो जब कंप्रेस करेंगे तो एच क्या है आपका? एच ही तो हीट है। तो जब आप कंप्रेस करेंगे तो हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा, इंथैल्पी बढ़ेगा डियर। तो इंथैल्पी बढ़ेगा, तो इसीलिए इसको जो है बिल्कुल ही इस टाइप से दिखाया जाता है। थोड़ा कर्व जैसा दिखाइएगा इसको, आप बेहतर होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी बहुत बार दिखाया जाता है, लेकिन थोड़ा कर्व जैसा होगा, एग्जैक्ट ये जो होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा कर्व। कहाँ पहुँच जाएगा डियर? 2 पे। अब 2 से 3 में जो प्रोसेस हुआ, आप खुश हो गए होंगे कि सर पीएच डायग्राम में पहले ही बताया एक लाइन रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट प्रेशर को। तो यहाँ से जो हम दिखाएंगे डियर, एक लाइन डायरेक्ट होगा, ये जो होगा डियर बिल्कुल भी ऐसा आकर के नीचे ऊपर नहीं होगा टीएस में, क्योंकि ये लाइन जो है ये आपको बता चुका है मोलियर चार्ट में, मोलियर एक साइंटिस्ट का नाम है, वो ये सब कॉन्सेप्ट दिया था क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सबस्टेंस में जो ये डोम वगैरह का नॉलेज दिया, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलिए, ये सब जो ही बता रहे थे, ये मोलियर बताया है डियर हमने, है ना। तो यहाँ से आ गया, और ये सुपर हीटेड रीजन में है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यहीं तक ब्रेक कर दिए, क्योंकि सेचुरेटेड लिक्विड एजम्पशंस है कि 3 पॉइंट क्या है? सेचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है, और 1 क्या है? सेचुरेटेड वेपर। तो वहीं पे, तो यहाँ पे 3 पे रुक जाएंगे डियर। अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, प्रेशर जो है किसका? C4 कंडेंसर बराबर कांस्टेंट, 3 से 4 पूरा, 2 से 3 कांस्टेंट है। इसके बाद 3 से जब 4 में आए, आप कहेंगे वाह सर यहाँ पे वर्टिकल लाइन दिखाए, क्योंकि इस पे आइसेंथैल्पिक इंथैल्पी बराबर कांस्टेंट, यानी कि इंथैल्पी 3 पे उतना ही होगा जितना कि 4 पे होगा डियर। अब यहाँ के बाद फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। इसको भी आप इरिवर्सिबिलिटी के कारण इसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ये होगा आपका 4 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका डियर, ये किसका? हीट एडिशन का काम है, मतलब 4 से 1 में जो है वो इवापोरेटर कनेक्टेड है।
यदि हम बात करें प्रेशर का, तो इवापोरेटर का यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। यदि हम इनपुट का बात करें तो 1 से 2 में दिया गया है वर्क इनपुट। कोई प्रॉब्लम? ये साइकिल का बात करें तो आप देखिए कैसा बन गया अपने आप, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पावर एब्जॉर्बिंग है। टीएस और पीएच डायग्राम उम्मीद करते हैं बच्चे कि जो भी हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया टीएस पीएच डायग्राम बिल्कुल भी किसका, VCRS का। अब यहीं पे हम इसका इंथैल्पी के बारे, COP के बारे में पढ़ते हैं डियर। ये सब चीजें आप नोट कर ही लिए हैं। COP किसका, COP आइडियल, ध्यान रहे आइडियल VCRS नहीं पढ़ रहे हैं तो आइडियल VCRS का COP आप कहेंगे कि सर COP इज नथिंग बट इट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। आप कहेंगे, हम मान भी लेंगे 100%, ठीक है। तो आसानी से यहाँ से ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिलता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को दूसरी तरीके से क्या बोलते हैं, इच्छा हमारा सर, हम इच्छा तभी पूरा होगा जब हमको लोअर टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क। तो इच्छा कहाँ पे मिलेगा? आप कहेंगे सर 4 से 1 में, क्योंकि 4 से 1 ही हमारा इवापोरेटर है जो बेचारा स्पेस, जिस स्पेस को कूल करना है वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरह। तो 4 से 1 में बिल्कुल भी हमारा इच्छा पूरा होगा नहीं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो मिल रहा है वो 4 से 1 में मिल रहा है डियर। कहाँ पे मिल रहा है? 4 से 1 में। इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी यदि इसको लिखना चाहें तो 1 पे इंथैल्पी ज़्यादा, क्योंकि इंथैल्पी कुछ और नहीं है डियर, आपको भी बतला चुके हैं कि इंथैल्पी हीट के बराबर होगा, लेकिन प्रोसेस मस्ट बी आइसोबारिक। प्रोसेस मस्ट बी आइसोबारिक। फ्रॉम 4 to 1 द प्रोसेस इज आइसोबारिक, फ्रॉम 2 to 3 प्रोसेस इज आइसोबारिक, है ना। ये दोनों जगह पे आइसोबारिक ही प्रोसेस है डियर। तो जब आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो इंथैल्पी हीट के बराबर होगा डियर। तो यहाँ पे इंथैल्पी टर्म लिखेंगे तो हायर इंथैल्पी माइनस लोअर इंथैल्पी यानी कि 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, वर्क इनपुट। तो 1 से 2 के पास ज़्यादा इंथैल्पी यानी कि ज़्यादा माइनस। याद रहे कि इंथैल्पी का जो यूनिट होगा डियर वो होता है किलो जूल पर किलोग्राम। इंथैल्पी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर किलोग्राम। क्योंकि इसमें जो फ्लो करेगा डियर वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। रेफ्रिजरेंट इज द वर्किंग फ्लूइड ऑफ एनी रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वर्किंग फ्लूइड जो फ्लो करेगा डियर, ऑब्वियस है जब फ्लो करेगा तो उसका मास भी होगा, है कि नहीं? मास होगा। मास कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर मास जो होगा वो मास क्या बोलते हैं, किलोग्राम पर सेकेंड में फ्लो करेगा, इतना किलोग्राम पर सेकेंड इस टाइप से फ्लो करेगा। तो इंथैल्पी को जो हम लोग बात करेंगे किलो जूल पर केजी में बातें करेंगे, ठीक है, कि कितना किलो जूल इंथैल्पी है पर किलोग्राम रेफ्रिजरेंट के लिए। 1 किलोग्राम के लिए कितना, ये क्या कहते हैं, कितना किलो जूल एनर्जी हमको जरूरत पड़ रहा है, यानी इसका यूनिट होगा किलो जूल पर किलोग्राम में। यहाँ तक उम्मीद करते समझ रहे हैं। तो COP याद रखेंगे आप। यहाँ तक आपका जो है VCRS पूरा कंप्लीट कर दिए। वर्किंग का बात करें तो वर्किंग में कैसे कैसे जैसे आप बताए हैं उसको बिल्कुल भी आपको वर्किंग लिख लेना है। एट फर्स्ट हीट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इवापोरेटर एंड आफ्टर दैट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इनटू दी वेपर रेफ्रिजरेंट। एजम्पशंस है कि सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में देन it goes through the it passes through the compressor where its pressure as well as temperature increases to the superheated, है ना। फिर उसके बाद कहाँ पे it is passed through the condenser where by exchanging the heat to the atmosphere it gets condensed to the liquid form and its pressure remains constant to the compressor pressure. So to reduce the pressure at the evaporator pressure, and another mechanical device is used called expansion valve. In the expansion valve the liquid refrigerant is passed. Then after that its pressure drops to the evaporator pressure and the cycle goes continuously, ठीक है। ऐसे आप चीज़ों को अपने लैंग्वेज में बिल्कुल जो हम समझाए हैं उसमें से आपको लिख लेना है डियर, है ना, वर्किंग वगैरह के बारे में। तो यहाँ तक आपका आज हुआ।
हम नेक्स्ट लेक्चर में डियर इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये आइडियल रेफ्रिजरेशन जो आइडियल वीसीआर साइकिल हम लोग बनाए हैं डियर, इसमें सुपर हीटिंग का क्या इफेक्ट होगा, है ना। वेट एंड ड्राई कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे डियर, वेट ड्राई कंप्रेशन क्या होता है, सुपर हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे डियर, सुपर हीटिंग का सब कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर क्या इनलेट प्रेशर को रिड्यूस करने पे क्या होगा, है ना, कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाने पे क्या होगा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी स्टेजिंग के बारे में पढ़ेंगे डियर, ठीक है। तो वो सब होगा नेक्स्ट लेक्चर में डियर। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो डायरेक्ट हमको कॉन्टेक्ट करें, बिल्कुल भी क्लियर करेंगे डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी ऑनलाइन क्लास ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल।